हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आप लोगों को अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटी में जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार, उसकी दूसरा पार्ट होगा ये। ठीक है। पहले पार्ट में हमने आपको जो बताया था वो ये बता दिया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो हमारे मूल संविधान में पहले से ही वर्णित था। ठीक है। तो ये यहाँ पर पहले से इसे वर्णित करके रखा गया था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी मैंने आपको बताया था कि जो है हमारे संविधान इन फंडामेंटल राइट में क्या क्या संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कौन कर सकता है। आपको बताओ कि हमने कहा था कि संसद कर सकती है और वो विशिष्ट बहुमत से कर सकती है। कैसे कर सकती है? विशिष्ट बहुमत, ना कि साधारण बहुमत से। और वह संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत माना जाएगा। ठीक है। और उसमें अगर निलंबन कोई कर सकता है तो राष्ट्रपति कर सकता है, ये भी आपको पता है। और इसके बाद अगर हम कहते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा अधिकार है, इसका संरक्षक कौन है, पिता या पितामह कौन है, तो वो भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट होता है। तो यहाँ तक कि ये सब बातें हमने आपको कर लिया था और हमने एक पृष्ठभूमि भी बता दी थी आपको कि भाई संविधान हमारा जो है ना, वो संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार लिया गया वो उसकी स्थिति क्या रही, कहाँ से कैसे लिया गया। तो और दुनिया में सबसे पहले मौलिक अधिकार देने वाला देश कौन सा था, उसके बाद फिर किसने दिया, फिर अमेरिका ने कब दिया, और फिर अमेरिका ने वहीं से उसका कॉपी कर लिया, अर्थात उसका वही स्रोत रहा। तो ये सब कुछ बातें हम आपको वहाँ पर बता चुके थे। आज जो हमें शुरुआत करनी है वो ये करनी है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, पहले 7 था, अब 6 है। तो हमें उन्हीं वर्तमान 6 मौलिक अधिकारों का अध्ययन की शुरुआत स्वतंत्र पहले से करना है, मतलब पहले मौलिक अधिकार से करना है। तो चलते देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्तमान के, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मौलिक अधिकार, मौलिक लिख दें या मूल, मौलिक लिख दें या मूल, मौलिक या मूल अधिकार। ठीक ना। यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा पार्ट 2। ठीक है। एक बात ये कॉमन होती ही है, जो आपको पता है कि 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में रहा है। अगर हम बात करें कि आर्टिकल जो है वो ये रहा है। ठीक है ना। और भाग की बात करें तो भाग आपको पहले से पता है, भाग 3। तो यहाँ पर अब हम 5 जो शुरुआत करते हैं स्वतंत्रता का, उसको अभी थोड़ा सा रोक करके रखते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 12 और 13 में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है, इस बात को देखते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है। मतलब यहाँ पर राज्य की परिभाषा आप मोटे तौर पर इतना ही याद रखें कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 12 में है। ठीक ना। इसी में बताया गया है राज्य में क्या क्या शामिल है। जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है यहाँ पर एक बात कि राज्य में मैं इससे लिख देता हूँ, राज्य में शामिल संस्था कौन कौन सी है, तो उनके कुछ यहाँ पर नाम लिखते हैं। जैसे क्या शामिल है, तो भारत सरकार राज्य के तहत आती है, भारत सरकार। उसके बाद विधानमंडल आती है। विधानमंडल के अलावा संसद आती है। संसद के बाद आता है जिसे कहते हैं जिला बोर्ड आती है। जिला बोर्ड के साथ साथ नगर पालिका राज्य में ही सम्मिलित है। ठीक है। और कुछ संस्थाएं हैं, जैसे आपसे यहाँ पर कह दिया जाए कि जो भारत रत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनी लिखता हूँ, महारत्न कंपनी। ठीक है। महारत्न कंपनी की बात करते हैं।
चाहे हम बात कर लें मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ठीक है, मिनी रत्न कंपनी, चाहे यहाँ पे हम जैसे भेल है, ठीक है, भेल है, सेल है, गेल है, ठीक है, एनटीपीसी है, ये सभी जो कंपनियां हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से क्या पूछा जाता है कि ये पूछ लिया जाता है बताइए क्या शामिल नहीं है, तो राज्य में जो चीज़ें शामिल नहीं है उसको आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ें। राज्य में ना शामिल होने वाली, ना शामिल होने वाली संस्था कौन सी है, ठीक है। तो सवाल जो बना हुआ है आज तक वनडे एग्जाम में वो यहाँ से बन रहा है कि शामिल क्या नहीं है, तो शामिल नहीं है इसमें एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी शामिल नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा बीसीसीआई शामिल नहीं है, और क्या नहीं शामिल नहीं है, न्यायालय शामिल नहीं है, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय शामिल नहीं है। इसके बाद तो आप इन्हें याद रखें, एनसीईआरटी, बीसीसीआई और न्यायालय इसमें शामिल नहीं है। आपको इसमें इतना ही याद रखना है, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्लियर है। आ जाते हैं अनुच्छेद 13 में। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 13 ये कहती है राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारा जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन हो, ठीक ना। तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसे, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं कर सकती है। थोड़ा सा और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जैसे अगर कह दिया जाए कि अनुच्छेद 13A में क्या है, तो इसमें आच्छादन का नियम है। क्या इसमें आच्छादन का नियम है, आच्छादन का नियम। अब ये आप कहोगे आच्छादन का नियम की जगह मैं लिख देता हूँ आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है बेटा कि जो हमारा संविधान बन करके जब लागू हुआ उसके पहले, ठीक है ना, उसके पहले जो चीज़ें अगर कोई चीज़ें हमारे मौलिक अधिकार को उल्लंघित करती हैं तो वो मान्य नहीं होंगी। यानी कि संविधान लागू होने से पहले, इसका मतलब बता रहा हूँ आच्छादन सिद्धांत क्या है। संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले यदि कोई नियम फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वह मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। बस थोड़ा सा इसमें और समझ लेते हैं। एक ये कभी कभी पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 13B क्या कहता है। ये कहता है यहाँ इसमें है पृथक्करण का सिद्धांत। यहाँ पर क्या दिया गया है, पृथक्करण का सिद्धांत। तो यहाँ पर याद रखना है आपको क्या, पृथक्करण, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, ठीक है। पृथक्करण का सिद्धांत ये क्या कहता है, इस बात को ध्यान देते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि संविधान लागू हो जाने के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ है, ठीक है, संविधान लागू हो जाने के बाद भी कोई ऐसा विधि नहीं बनाई जाएगी कि जो, या कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमारे जो है संविधान को, हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट को उल्लंघित
करें, ठीक ना। तो ये बातें आप इसको इतना ही समझ लीजिए कि पृथक खंड का सिद्धांत कौन से आर्टिकल में दिया गया, 13B में, बस इतना ही याद रखना है आपको, 13B में, ठीक है भैया। तो इतनी चीजें हमने आपको यहाँ पर बता दिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अनुच्छेद नंबर 14, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, इस बात को समझते हैं। अनुच्छेद 14, देखते हैं अगला हमारा अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद नंबर 14 यानी 14 होगा। 14 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ दो बातें लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विधि के समान, ठीक ना, या विधि के समक्ष समता या समानता, एक बात। दूसरी बात क्या की गई है, विधि के समक्ष संरक्षण, ठीक ना। दो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन दो बातों का मतलब क्या है कि पहला, चलो इसके अभी लिखते समय बताऊंगा, ठीक ना, क्या क्या यहाँ पर मतलब दिया गया है। बात करते हैं, अगर हम 15 की बात कर ले तो क्या है 15 में ये कहा गया है कि 5 चीजें लिखी हुई हैं। क्या क्या 5 चीजें लिखी हुई हैं कि राज्य जो है ना वो किसी के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, ठीक है, और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये 5 चीजें हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं और एक एक चीजों को अच्छे से समझते हैं, ठीक ना, क्या क्या होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका अनुच्छेद 14 बेटा। इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अनुच्छेद 14 इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा गया है, इसमें दो बातें हैं। तो पहली बातें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या है पहली बातें इसमें है, विधि के समान या विधि के समक्ष समता भी मिला जाएगा, या आप यहाँ पर समझ लें कि समानता। क्लियर है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, दूसरी बात लिखी हुई है विधि के समक्ष, ठीक ना, संरक्षण। क्या लिखा हुआ है, विधि के समक्ष संरक्षण। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसका मतलब क्या है। पहली चीज तो यहाँ पर इस बात को समझ लें कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो विधि के समान समता का मतलब ये होता है कि कानून सभी के लिए समान होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कानून सभी के लिए समान हो, ठीक है, होगा। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो कानून बनेगा वो सबके लिए एक सा जैसा होगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, ठीक है ना, वो एक के लिए ऐसा ही होगा, सबके लिए एक जैसा ही होगा। तो इसको ये कह दिया जाए कि इसका स्रोत कहाँ से है, मतलब इसे लिया कहाँ से गया है। तो स्रोत की बात करें तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। पहली बात समझ लेना आप, ठीक है। स्रोत इसका भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये स्रोत पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका स्रोत है अमेरिका। आप कैसे याद रखोगे, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है तो संरक्षण सबको दे सकता है, ठीक ना, बहुत ताकतवर है तो अमेरिका, इसलिए संरक्षण की बात यहाँ पर की गई है। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें कि और क्या हो सकती है, तो आप कह सकते हो कि विधि के समान संरक्षण में बात लिख सकते हो कि समान परिस्थितियों में समान संरक्षण लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, समान परिस्थितियों में समान संरक्षण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है भाई जैसे परिस्थितियां अगर सबकी समान है, जैसे मान लो कि भाई एक विधायक है तो उसके लिए 2-2 बॉडीगार्ड है, तो सभी विधायकों के लिए 2-2 बॉडीगार्ड होंगे क्योंकि वो समान है, ठीक ना। जैसे कि अब एक हर एक नागरिक को तो जो है संरक्षण दिया नहीं जा सकता है, तो परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी उस परिस्थितियों के अनुसार उसको समान संरक्षण दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि बरसात हो रही होती है तो आप ये समझ लीजिए कि लंबा व्यक्ति होता है तो लंबा छाता, ज़्यादा बड़ा छाता लगेगा उसे ना भीगने से बचने के लिए। अगर छोटा व्यक्ति है तो छोटे छाते से भी काम चल सकता है। तो परिस्थितियां जैसी जैसी होती हैं, फिर लंबा है तो परिस्थितियां लंबी हैं उसकी, तो उसी हिसाब से उसको संरक्षण दिया जाएगा। और सभी कानून सभी के लिए समान होने का मतलब यह है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को मार डालता है तो 302 का मुकदमा लगना है, ठीक है। तो सबके लिए, चाहे गरीब किसी को मारे चाहे अमीर किसी को मारे,
तो मेरे हिसाब से आप इन दोनों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे अनुच्छेद नंबर अगला होगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है राज्य, कहता है राज्य यहाँ पर एक शब्द लिखा है केवल, क्या केवल यहाँ पर लिखा हुआ है धर्म जाति मूल वंश लिंग, उसके बाद है जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपसे बताऊं कि राज्य यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राज्य, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन व्यक्ति को आगे भी अभी अगर और हम गहराई में जाके देखें तो उसको भी वहाँ पर मनाही की गई है, रोका गया है। तो यहाँ पर लिखा केवल धर्म जाति मूलवंश लिंग जन्मस्थान, ये 5 चीजें हैं, ठीक ना। कितनी चीजें हैं ये? 1 2 3 4 5। इन 5 चीजों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। भाषा नहीं लिखी हुई, क्योंकि भाषा के आधार पर विभेद किया जा सकता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर विभेद किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये हो गया यहाँ पर आपका 15 चाहे देखो एक बात, चाहे 15 कह दो, चाहे इसी को 15 फर्स्ट कह दो, तो 15 फर्स्ट, ये बातें हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये समझना हो कि भाई जो है जैसे कि जो चुनाव होता है, चुनाव के लिए ओबीसी और एससी एसटी के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, तो उसका प्रावधान कहाँ किया गया है, ठीक ना। तो उसका जो प्रावधान किया गया है उस बात को यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक ना। कि एक कभी ये पूछा गया सवाल है कि यहाँ पर अगला लिख लेंगे अनुच्छेद 15(4), ठीक ना। इसने कहा है कि जो भी व्यक्ति सामाजिक या शैक्षणिक रूप से, ठीक ना, कैसे सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको निर्वाचन में सीटों का आरक्षण की बात की गई है, ठीक ना, सीटों का आरक्षण की बात की गई है। तो देखते हैं यहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक, ठीक ना, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दिया गया। किसमें आरक्षण होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लीजिए आप, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे निर्वाचन में सीटों का आरक्षण, उसके बाद शुल्क भी माफ हो जाता है। जैसे शुल्क में आपने देखा होगा कि निर्वाचन के लिए जब वहाँ पर जाते हैं पर्चा दाखिला के लिए, तो ओबीसी के लिए कम होता है, एससी एसटी के लिए कम होता है, तो वो सारी छूटें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग, पिछड़े हुए का मतलब अभी पिछड़े हुए ये कौन डिफाइन करेगा, कौन पिछड़ा है, ठीक ना, वो भी सरकार करेगी, ठीक है। कौन पिछड़ा हुआ है, राष्ट्रपति जो है आयोग बना करके समझ सकता है कौन, लेकिन पिछड़े हुए लोगों में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ओबीसी एससी और क्या एसटी, इनके लिए कि निर्वाचन की सीटों में आरक्षण, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक ना। अब यहाँ पर एक आती है, अब मैं एक और बात कर लेता हूँ, 15(4) के बाद 15(5) भी समझ लीजिए बेटा, 15(5) समझ लीजिए। 15(5) क्या कहता है? 15(5) ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को जो है, जो शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थानों में यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी को शैक्षणिक, ठीक ना, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। अब ये कहोगे ये क्या है शैक्षणिक संस्थानों में? जो हमारे देश के बड़े जैसे आईआईटी आईआईएम ये सब होते हैं ना, तो उसमें क्या किया गया है,
उनको आरक्षण दिया गया है। ये बात आपको समझ लेनी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप 15A के अलावा किसी को याद रखना चाहते हैं तो वो 15(6) याद रखें, बाकी चाहे तो आप किसी को ना याद रखें। तो यहाँ पर 15(6) क्या कहता है उसको अच्छे से समझें। 15(6) जैसे आपने देखा होगा EWS का नाम सुना होगा ना, EWS यहाँ पर कहा गया है कि 10% अतिरिक्त आरक्षण की बात कही गई है, ठीक ना। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए, तो यहाँ लिख देता हूँ अनुच्छेद, यहाँ पर लिख देता हूँ आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है ये सवर्णों को, ठीक ना। अतिरिक्त आरक्षण, क्या अतिरिक्त 10% लिख देता हूँ, 10% अतिरिक्त आरक्षण की बात यहाँ पर की गई है, ठीक ना। यहाँ पर लिखा हुआ है सवर्णों को, क्योंकि पिछड़े हुए लोगों की बात तो पहले कर दी गई है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया सवर्णों को 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये आर्टिकल जो है मतलब ये 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया। इससे 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत जोड़ा गया, इसलिए ये थोड़ा सा क्या है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है भैया, ये हो गए यहाँ पर आपके 15 अनुच्छेद, ठीक है, यह 15वां अनुच्छेद ये हो गया। अब आ जाते हैं 16वें में, 7 से 16, 7 से सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार है, ठीक है ना। तो इसे हम मिटा रहे हैं, आपको विश्वास है हमें कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं हम अगले, हम जो है यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 16, देखते हैं क्या कहता है अनुच्छेद नंबर 16। देखो 7 से 16, 7 से सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सरकारी नौकरियों में, ठीक है, समानता का अधिकार। अब अगर यहाँ पे हम बात करें ना कि भाई सरकारी नौकरियों में आप लोग कहेंगे कहाँ समानता आरक्षण है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है, हम किसी एक आर्टिकल को पढ़ करके उसका आंसर नहीं दे सकते, या किसी चीज़ को सही और गलत के बारे में नहीं कह सकते। हम अगर इसकी जो बहुत सारे पार्ट बनाए गए हैं वो आपके एग्जाम में आते नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। जबकि ऐसा है कि इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें और अन्य अनुच्छेदों में बताया गया है। तो एक अनुच्छेद और इसमें से पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद 16(3), ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये रहे कि अनुच्छेद 16(3) में क्या है। तो अनुच्छेद 16(3) में यह है कि संसद राज्य जो है ना, संसद में विधि बनाकर, ठीक है ना, आरक्षण दे सकती है, भेदभाव कर सकती है। तो इस बात को लिख देते हैं, राज्य संसद में विधि बनाकर, ठीक है, भेदभाव कर सकती है। तो ये बात यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 16(3). अब आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, वो होता है अनुच्छेद 17। क्या होता है अनुच्छेद 17? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत है इसमें अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। यह एक दंडनीय अपराध है, ठीक ना। मतलब अगर कोई छुआछूत करता है तो वह दंड के भागीदार भी होता है समाज में, ठीक है ना।
तो यहाँ पर यह लिख सकते हैं, यह एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो दंडनीय अपराध होने का मतलब वो जेल भी जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वह जेल भी जा सकता है, अपराध है। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपके 17वां हो गया, जो आपका बहुत ही आईएमपी है। इसे मैं आपसे बहुत ही आईएमपी कहूँगा, हालांकि आपको याद सब कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 18 में क्या है? तो 18 में है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। आप कहेंगे सर उपाधियों का अंत, ठीक है, बिल्कुल। उपाधियों का अंत जैसे आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड या तमाम प्रकार की अलग अलग जो है उपाधियाँ दी जाती थी लोगों को, या अंग्रेजों के पहले भी मुगल काल में आपने देखा होगा, या और उसके पहले भी, तो ये उपाधियाँ दी जाती थी। तो ये समाज में एक भेदभाव को प्रदर्शित करता था, ठीक ना। तो उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया? उपाधियों का अंत यहाँ पर किया गया। लेकिन आप कहें, लेकिन इसमें एक अपवाद है, अंत, उपाधियों का यहाँ पर अंत। तो अपवाद क्या है? अपवाद समझा देता हूँ। अपवाद में आता है कि जैसे कि भाई शिक्षा और सेना में छोड़कर, शिक्षा और सेना में छोड़कर, इसका मतलब क्या? शिक्षा और सेना में छोड़कर, तो आपने देखा होगा कि शिक्षा में क्या, डॉक्टर आगे लग गया, डॉक्टर की उपाधि मिल गई, ठीक ना, तो ये शिक्षा में जाता है। सेना में क्या होता है? परमवीर चक्र वगैरह मिल जाते हैं। तो सेना में और शिक्षा में जो है इसे छोड़ करके। लेकिन एक बात और बता दें कि आप कहोगे कि सर जो है किसी को जो भारत रत्न मिल जाता है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ठीक ना, और तमाम जो है पुरस्कार मिल जाते हैं, तो क्या ये उपाधियाँ नहीं है? हाँ, ये उपाधियाँ नहीं है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर किया गया है कि ये उपाधियाँ नहीं है, ये एक सम्मान है। और ये सम्मान जो है वो अपने नाम के आगे नहीं लगाए जा सकते। अपने नाम के आगे, जैसे कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, यह एक सम्मान है, ठीक है। और आप जानते हैं भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई। तो यहाँ पर इस बात को मैं बता दिया हूँ, बाकी आप समझ लें इसी अपवाद में। तो उपाधियों का अंत यानी कि कोई भी किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जा रहा है तो वो सम्मान है, ठीक है, ये बात। और एक बात समझा देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कह दिया जाए, मैं आपसे कह दूँ मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ, क्या मुझे कोई विदेशी व्यक्ति मुझे पुरस्कार दे सकता है? कोई उपाधि दे सकता है? क्या हम ले सकते हैं ऐसे? तो पहली चीज़ तो हम आम नागरिक हैं, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है, हमें वह जो है पुरस्कार या उपाधि जो है वो दी नहीं जा सकती। पुरस्कार की बात नहीं करेंगे, उपाधि, ठीक है। लेकिन जो भारत में रह रहा है और वो जो है किसी सरकारी पद पर है, ठीक ना, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, और भारत की धरती पर रह रहा है, और वह जो है ना वो सरकारी पद पर हो, मतलब लाभ के पद पर हो, अर्थात सरकारी नौकरी हो, तो अगर कोई विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति जो है, ठीक है, कोई विदेश जो है उसे उपाधि देना चाहता है तो दे सकता है, परंतु इस व्यक्ति को लेने से पहले किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति की। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ, इसे आप अच्छे से सुन लें और समझ लें, ठीक है ना। आम नागरिक के लिए तो उपाधि लेने की कोई हैसियत नहीं है, वो खत्म है। लेकिन अगर भारत सरकार के अधीन, चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो, लेकिन भारत की धरती पर रह रहा हो, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, और वो अगर लाभ के पद पर है, तो आप राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के उसके द्वारा दी जा रही उपाधियों को ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ बातें आपको यहाँ पर बतला दिया कि उपाधियों का जो अंत है ये आपका शिक्षा और सेना है। इसके साथ साथ आप अगर दिक्कत है तो आप लिख सकते हो कि आम नागरिक विदेशियों या आम नागरिक, ठीक है, विदेशियों से उपाधि नहीं ले सकता, ठीक है, आम नागरिक। दूसरी बात, तो चाहे मूल नागरिक हो देश का, ठीक है,
लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इतना ही समझ लो, बाकी मैंने बोल दिया है तो ज़्यादा इसमें जो है आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम आते हैं अगले वाले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद क्या बेटा हमारा? तो आपने देखा यहाँ तक कि 18 अनुच्छेदों को हम यहाँ पे 18वां अनुच्छेद यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19, जो यहाँ पर क्या है, बहुत ही क्या है, आईएमपी है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 19। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक विचार भी लिख सकते हैं या भाषण। ठीक है, ठीक ना? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है ना? अब इस स्वतंत्रता के तहत क्या क्या आएगा, इसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 19A। क्या? 19A। ठीक ना? इसके तहत क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है, ठीक ना? नंबर 1 चीज है, चलो इसमें शामिल क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। इसी में आ जाता है प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जो मीडिया है ना, वो आपको देखा हाल, ठीक है, वो आपको देखा हाल जो है सुना सकती है, बता सकती है, दिखा सकती है। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। दूसरी क्या है? ठीक ना? झंडा फहराने की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? झंडा। अगर आपसे क्या दिया जाए, झंडा फहराने की स्वतंत्रता हमको कहाँ पर मिली हुई है? फहराने की स्वतंत्रता, तो आप बताओगे फहराने की स्वतंत्रता। क्लियर है? ठीक है। इसी में तीसरी चीज आ जाती है क्या? इसी में आता है कि जो है मतदान करने से पहले, यानी कि आप सूचना का अधिकार, क्या लिख सकते हो भैया? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार का मतलब क्या है? सूचना का अधिकार, इसका क्या मतलब होता है? तो सूचना का अधिकार का मतलब होता है, जैसे हम भाई चुनाव में लोग खड़े होते हैं तो उन्हें वोट देना होता है। तो जिनको आप वोट देना चाहते हैं उनको उनके बारे में आप पूर्णतः अधिकार, उनके बारे में जानने के पूरे अधिकारी हैं आप। ठीक ना? हालांकि उनकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो चुनाव आयोग ओपन कर देती है, इसीलिए कि आप जिस जनता है वो वोट देने से पहले ये जान ले हम किसको दे रहे हैं। तो ये सूचना का अधिकार हो जाता है। ठीक है। चौथा क्या हो जाता है? चौथा यहाँ पर ये कहलाता है कि भाई जो है धरना, चलो क्या हो जाएगा? धरना, ठीक ना? धरना प्रदर्शन जिसे कह सकते हो, धरना प्रदर्शन का अधिकार है। ठीक ना? लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? धरना प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ये किसमें उल्लेखित है? ये 15A में ही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें यहाँ पर थी जो यहाँ पर सम्मिलित था। अगला देखते हैं। अगला हमारा है 19B। 19B क्या कहता है? 19 ये कहता है कि शांतिपूर्ण, हथियार रहित, ठीक ना? शांतिपूर्ण या हथियार रहित तरीके से क्या करना है हमको? सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। यहाँ पर लिखता हूँ हथियार रहित, ठीक ना? शांतिपूर्ण ढंग से, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसमें किंतु परंतु लेकिन लगे हुए हैं। ठीक है ना?
अगर इसके अलावा भी जैसे कि कोई व्यक्ति ये चाहे कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हथियार लेकर के और पब्लिक जो है चले जाएं और वहाँ पर संगठन या सम्मेलन करें, तो वह आप गैर कानूनी है, आप जेल जाओगे, ठीक ना। या ये यहाँ पर लिखा गया हथियार रहित शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। आप कह देते हो हम किसी पब्लिक स्थान पर जाएंगे, जो रोड है, ठीक ना, या विद्यालय है या रेलवे स्टेशन है, हम वहाँ पर सम्मेलन करेंगे, तो किंतु परंतु लेकिन लगा हुआ है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं 19C क्या कहता है। 19C ये कहता है कि जो है अगर ये आप सम्मेलन यहाँ पर कर लेंगे, सम्मेलन करेंगे, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जो है पार्टी का गठन करने की स्वतंत्रता है, ठीक ना, कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। क्या लिखेंगे, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है इसमें, ठीक है ना। और वो संगठन ऐसा नहीं होगा कि आप भाई आतंकी संगठन बना लो, कह दो हमारा इसमें अधिकार है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। आप सम्मेलन करिए और एक संगठन बनाने का मतलब आप बहुत दिक्कत हो, जैसे भाई आप पार्टी बना सकते हो, पार्टी वगैरह, ठीक ना, पार्टी वगैरह आप बना सकते हो, देश के उत्थान के लिए जो काम करे ऐसा संगठन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो आ जाते हैं 19D। 19D क्या कहती है। 19D में 19B, 19C और 19D में मतलब ये है कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। क्या बेटा, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आपको पता है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मतलब, भाई हम लोग क्या है, कभी चले गए कश्मीर तो कभी चले गए कन्याकुमारी, हमको कोई टोकता है क्या। लेकिन इसमें भी किंतु परंतु लेकिन लगे हुए हैं। अगर सरकार ने कहीं रोक रखा है तो आप नहीं जा सकते, ठीक ना। तो किंतु परंतु लेकिन लगा हुआ है, तो लेकिन आप ऐसे यहाँ पर उससे ज़्यादा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतना पढ़ें कि भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके बाद आता है 19E। अगर आने जाने की स्वतंत्रता है तो बसने की भी स्वतंत्रता होगी। भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर यह है कि आप कहीं पर जाएं और वहाँ पर अपना जो है ना जमीन खरीद करके वहाँ अपना मकान बना लीजिए और रहने लगिए, तो वहाँ पर जो है निवास करने की जो स्वतंत्रता है वो है आपके पास। लेकिन इसमें भी किंतु परंतु लेकिन है, ठीक है। तो किंतु परंतु लेकिन इसमें भी लगा हुआ है कि भाई हर जगह जहाँ पर, जैसे कि आप जो है नागालैंड नहीं जा सकते, नागालैंड की कुछ जगहों पर आप वहाँ पर जमीन खरीद के नहीं बस सकते हैं, ठीक ना, जैसे कि आपने अभी तक देखा था कश्मीर में। तो ये थोड़े से वहाँ पर ना अपवाद हैं, तो वो किंतु परंतु लेकिन लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं 19, देखिए 19F जो है ना, 19EBCD के बाद क्या आता है, F आता है, लेकिन 19F जो है इसमें संपत्ति का अधिकार था जो समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। तो 19 क्या बच गया है हमारे पास, 19G, तो संपत्ति का अधिकार था इसमें, संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब क्या कर दिया गया है, अधिकार, जिसे अब क्या कर दिया गया है, समाप्त, ठीक है ना। 19G क्या कहता है, भाई आप कहीं जाओगे निवास बना के रहने लगोगे, अब वहाँ पर तुम्हें तो रोजगार करना पड़ेगा ना, तो आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। क्या है, आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, ठीक ना, मतलब वहाँ पर आपको काम वाम कर सकते हो, आजीविका अपनाने ऐसे लिख लो, आजीविका के लिए स्वतंत्रता, आजीविका नहीं देता हूँ, व्यापार करने की स्वतंत्रता, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई आजीविका या व्यापार करने की, तो अब कहीं तुम रह रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा,
पैसा कमाने के लिए कोई रोजगार व्यापार करना पड़ेगा अपना जीवन यापन करने के लिए, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। तो 19B से लेकर के 19G तक क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं ये आप समझ गए होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इसे तो आपको पता है, इसे 44वें संविधान, इसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 44वें, यहाँ पर लिख देता हूँ समय भी 1978 में 300A में रख दिया गया। 300 का में कानूनी अधिकार के तौर पर, कानूनी अधिकार के तौर पर यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक ना। तो ये यहाँ तक रहे आपके आर्टिकल नंबर 19 तक की बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि अब मैं आपसे कह दूँ भाई बताओ क्या मैं अपना अधिकार नहीं ले सकता, अधिकार लेने से कोई व्यक्ति मना कर सकता है? तो नहीं, इस बात को नोट करें। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ वैसे भी है, पागल भी हो सकता है, तो उसके साथ अगर कोई अन्याय करे तो अन्याय नहीं किया, वो उससे ज़बरदस्ती कहलवा दिया जाए कि भाई तुम जब कोई दिक्कत होगी तो कह देना, हमको मूल अधिकार नहीं चाहिए, और फिर उसके साथ व्यक्ति क्या करेगा? दुर्व्यवहार करेगा। तो इसीलिए जो है ना कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता मौलिक अधिकार लेने से, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पर याद रखें। बस इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू यहाँ पर रखेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक ना, और उसमें जो कमियां हैं उसके लिए सजेस्ट करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। देखिए लाइक और कमेंट कर देने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता रहेगा, ठीक ना। तो आप लोगों से विनती है कि छोटा सा काम ही करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।